खर्राटा भरती उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, संतुलन से सबको साधा, स्मार्ट सिटी और सुलभ आवास से संवरेंगे शहर, वाइब्रेंट विलेज से आत्मनिर्भर बनेंगे गांव, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचेगी सामाजिक सुरक्षा, पेशेवर होंगे युवा, स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे, पर्यटन से देंगे पहाड़ में पलायन को पटखनी, सुदृढ़ होंगे संसाधन, सुहाना होगा सफर। ये कुछ हेडलाइंस हैं आज के अखबार की जो उत्तराखंड के बजट के संदर्भ में है। हेडिंग्स को देखकर लगता है कि सब चंगासी, लेकिन क्या वास्तव में यह इतना चंगा बजट है जितना हेडलाइंस में दिख रहा है? मैं पूरे अखबार में ढूंढता रहा कि राज्य के कर्जे की स्थिति क्या है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वास्तव में कितना चंगा है उत्तराखंड का वर्ष 2026-27 का बजट जो मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के भरारीसैंण में हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में के पहले दिन रखा। इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इन सुहानी हेडलाइंस से अलग कुछ सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। राज्य की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकता करने में ही खर्च हो जाता है। लेकिन मजाल क्या कि अखबार ने एक कोने में भी बढ़ते कर्ज की कोई सिंगल कॉलम खबर भी छापी हो। आखिरकार मुझे वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी का एक लेख मिला जनचौक नाम के पोर्टल पर। इस लेख में उन्होंने राज्य के बढ़ते कर्ज की तस्वीर सामने रखी है। जयसिंह रावत जी के लेख को पढ़कर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है? क्या आने वाली पीढ़ियों को कर्ज के पहाड़ के नीचे जीना पड़ेगा? और क्या चुनावी राजनीति राज्य की आर्थिक सेहत पर भारी पड़ रही है? लेख कहता है कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उस बढ़ते कर्ज की कहानी भी है जो धीरे धीरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को जकड़ता जा रहा है। इस साल के बजट के अनुसार उत्तराखंड पर कुल कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर चुका है। अनुमान है कि वर्ष 2026-27 तक राज्य का कर्ज बढ़कर 1,04,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अब जरा पीछे चलकर देखें। 2011-12 में उत्तराखंड पर कुल कर्ज था करीब 23,600 करोड़ रुपए, यानी कि सिर्फ 1.5 दशक में राज्य का कर्ज 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी अनुपात में राज्य की आय भी बढ़ी? क्या विकास की रफ्तार 4 गुना हुई? इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। अगर उत्तराखंड की वित्तीय यात्रा देखें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली लगती है। जब नारायण दत्त तिवारी ने 2007 में मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तब राज्य पर कुल कर्ज था लगभग 13,000 करोड़ रुपए। लेकिन इसके बाद कर्ज का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता गया। 2012-13 में कर्ज हुआ 25,540 करोड़ रुपए और 2017-18 में 51,831 करोड़, 2023-24 में 85,914 करोड़ और अब यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। विडंबना यह है कि जो मुद्दा कभी चुनावों में सबसे बड़ा सवाल होता था, आज वही मुद्दा लगभग राजनीतिक चर्चा से गायब हो चुका है। और चालाकी देखिए, एक पोर्टल पर मुझे बढ़ते कर्ज को लेकर एक और खबर नजर आई। इस खबर में एक अधिकारी का वर्जन है कि कर्ज की वृद्धि दर में कमी आई है। मतलब कर्ज का बोझ तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ोतरी की दर पहले से कम हुई है। बढ़ोतरी हो रही है लेकिन दर कम हुई। अरे भाई, दर कभी कम कभी ज्यादा हुई है वो तो ठीक है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि वृद्धि दर माइनस में क्यों नहीं है? कर्ज बढ़ ही रहा है तो फिर वृद्धि दर को बीच में घुसाकर क्यों गुमराह कर रहे हो? और सवाल ये भी है कि ये कर्ज कब चुकता किया जाएगा?
कर्ज को लेकर गुमराह केवल अधिकारी ही नहीं कर रहे, सरकार के पाले हुए पत्रकार भी कर रहे हैं। एक पत्रकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए लिखा, कर्ज में डूब रहा उत्तराखंड राज्य सबसे प्रचलित झूठ। पत्तलकार जी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य का कर्ज जीडीपी का 25% है, जो किसी भी राज्य के लिए एक आदर्श स्थिति है। इन पत्रकार से कोई पूछे कि कर्ज की कोई भी स्थिति आदर्श स्थिति कैसे हो सकती है भाई? कर्ज 100 रुपये का हो या 100,000 करोड़ का, वह अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। और तुम कर्ज की भी आदर्श स्थिति तय कर रहे हो। कितने गजब के पत्रकार हो भाई तुम। बजट की तस्वीर साफ है। अधिकारी कर्ज की बढ़ोतरी दर कम होने की बात कह रहे हैं, यानी कि मान रहे हैं कर्ज तो बढ़ रहा है। तुम्हारा अलग ही चल रहा है भाई। तुम जैसे पत्रकारों को तो खैर शर्म लिहाज होनी क्या है, लेकिन पत्रकारिता की तो थोड़ी लाज रख लिया करो। इस तरह के पत्रकारों की सरकार परस्ती को अलग रख दें तो राज्य के सामने अब कर्ज ही नहीं, बल्कि उस कर्ज का ब्याज चुकता करना भी बड़ी चुनौती बन गया है। वर्ष 2026-27 में सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए लगभग 7,929 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जबकि 2 साल पहले ये रकम थी 5,575 करोड़ रुपए। मतलब साफ है, जनता के टैक्स से आने वाला पैसा सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों पर कम और कर्ज की किस्तें चुकाने में ज्यादा खर्च हो रहा है। बजट के आंकड़ों के अनुसार 2026-27 में राज्य की कुल प्राप्तियां होंगी लगभग 1,10,143 करोड़ रुपए, जबकि कुल खर्च होगा करीब 1,11,703 करोड़ रुपए, यानी कि आय से ज्यादा खर्च। और इस अंतर को भरने के लिए सरकार को फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। पूंजीगत प्राप्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा 40,250 करोड़ रुपए के आंतरिक ऋण का है। इसका मतलब है कि विकास का ढांचा अब मुख्य रूप से कर्ज के सहारे खड़ा किया जा रहा है। ये चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकारों के लिए अक्सर राजकोषीय अनुशासन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वोटर अनुशासन। केंद्र की आयुष्मान योजना मूल रूप से गरीबों के लिए थी, लेकिन उत्तराखंड में इसे अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से लगभग सभी के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा तमाम योजनाएं, घोषणाएं और चुनावी वायदे, इन सब पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इन योजनाओं के लिए पैसा आखिर आएगा कहां से? सच यह है कि उत्तराखंड का भूगोल कठिन है, औद्योगिक आधार सीमित है, लेकिन क्या यह स्थिति कर्ज लेकर घी पीने की संस्कृति को सही ठहरा सकती है? बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा करीब 12,579 करोड़ रुपए और प्राथमिक घाटा करीब 4,650 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राज्य ने जल्दी ही अपनी आय के नए स्रोत नहीं खोजे तो आने वाले समय में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन सकता है जहां सरकार का अधिकांश पैसा सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगा और विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। विपक्षी दल किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को, इस बारे में मैंने सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी से बातचीत की। सुनिए। देखिए, गैरसैंण में सरकार ने कल यानी 9 मार्च को यह बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है इस बात को इसी से समझ सकते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण और बजट एक ही दिन पेश कर दिया गया। जी। तो लगता है कि सरकार को सिर्फ विधायी कामों को निपटाना है, उसके प्रति कोई गंभीरता नहीं है। अभिभाषण पर बहस के लिए 3-4 दिन की जरूरत होती है, फिर बजट पर बहस के लिए भी 3-4 दिनों की जरूरत होगी, लेकिन विपक्ष की मांग के बावजूद भी सत्र कुल मिलाकर के 3 या 4 दिन चलने वाला है, जबकि विपक्ष ज्यादा चलाने की मांग कर रहा है। उसके अलावा अगर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट भाषण को देखें तो अब बहुत सारे विभागों का भार मुख्यमंत्री पर है, उसमें से वित्त विभाग भी उन्हीं के कंधों पर है।
मंत्रिमंडल आधा आधा खाली। तो मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट भाषण पेश किया गया है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा वो है जो वो रोजमर्रा का भाषण देते हैं तमाम जगह कि सरकार ने क्या क्या किया, सरकार क्या क्या करती है। वो पिछले 4 साल से वही उनकी कैसेट बज रही है, वो रील एक तरह से बजट भाषण में भी दिखाई देती है। जहां तक बजट दस्तावेजों को आप देखें तो सरकार ने कहा कि वो रोजगार सृजन के प्रति गंभीर है, लेकिन बजट दस्तावेज बताते हैं कि रोजगार के मामले में सरकार फिसड्डी साबित हुई है, जबकि आए दिन रोजगार देने के विज्ञापन किए जा रहे हैं। बजट दस्तावेज बता रहे हैं कि इस राज्य में 83,000 से ज्यादा पद रिक्त है और इन रिक्त पदों की संख्या लगातार हर साल बढ़ रही है। तो सरकार ये जो नौकरियां बांटने का उपक्रम करके बताती है कि उसने बहुत सारी नौकरियां दी, उसकी चुगली तो बजट दस्तावेज कर रहे हैं। लेकिन आज मैं सुबह अखबारों की हेडलाइंस देख रहा था, वहां तो बहुत सुहाना बजट है। वहां चूंकि सरकार जैसा पेश कर देती है, सरकार जैसा बताती है वैसा बजट हो जाता है। तो इसीलिए वहां के हेडलाइंस के अलावा बजट को अगर आप पढ़ें, उसको अगर आप देखें तब समझ में आता है। जैसे गांवों के विकास की बड़ी बात सरकार ने कही, तो गांवों के विकास की बात हो रही है, गांव को स्वावलंबी बनाना है, गांव को सक्षम बनाना है, गांव को आधुनिक बनाना है, तमाम तरह की लफाजी शब्द जाल उसमें है। लेकिन हकीकत पहाड़ के गांव की क्या है? हकीकत पहाड़ के गांव की यह है कि पहाड़ के गांव धीरे धीरे करके खाली हो रहे हैं। सरकार ने एक फसलों के घेर बाढ़ के लिए भी कुछ 10 करोड़ के आसपास की धनराशि आवंटित की है। लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहाड़ में खास तौर पर जंगली जानवरों के आतंक से न केवल फसल खतरे में है, बल्कि मनुष्यों का जीवन भी लगातार आए दिन खतरे में है। तो उसके हिसाब से बहुत ही मामूली धनराशि है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हवाई यात्रा के विस्तार को लेकर के सरकार का दावा है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने भी यहाँ का जो यूकाडा है उसको कोई पुरस्कार दिया है। धरातल पर आप देखें तो यूकाडा के तहत संचालित होने वाली तमाम फ्लाइट्स वो संचालित नहीं हो पा रही हैं। वो तो लगातार धराशायी हैं, वो चाहे पंतनगर से पिथौरागढ़ हो, देहरादून से पंतनगर हो, तमाम अल्मोड़ा से पंतनगर फ्लाइट संचालित होने की सारी फ्लाइट्स एक तरह से संचालित नहीं हो पा रही। और इसमें एक पहलू और है, बजट भाषण कह रहा है कि गौचर और चिन्याली सौड़ की जो हवाई पट्टियां हैं वो हवाई पट्टियां सेना को देने, वायुसेना को देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने ले लिया है। जबकि आज से 20-30 बरस पहले वहां ग्रामीणों की, वहां के रहने वालों की बहुत ही उपजाऊ जमीनें, पहाड़ में बहुत कम जगह हैं जहां बहुत उपजाऊ जमीनें हैं, गौचर उनमें से एक जगह है, वहां की उपजाऊ जमीनें लोगों से ये कह करके दी गई कि हवाई पट्टी होगी, हवाई यात्रा सुगम होगी, तमाम तरह के प्रलोभन लोगों को दिए गए, उनको तमाम तरह के सपने दिखाए गए। अब जब ये कहा जा रहा है कि हवाई पट्टी सरकार ने वायुसेना को देने का निर्णय ले लिया है, इसका मतलब है कि राज्य की सरकार उस हवाई पट्टी का संचालन नहीं करेगी, और इसका मतलब है कि वो हवाई पट्टी आम लोगों के काम भी नहीं आएगी। एक बात मैं उस पर पूछना चाह रहा था कि बता रहे हैं कर्जा लगातार बढ़ रहा है राज्य का, लेकिन अधिकारी बोल रहे हैं, कुछ पत्रकार भी बोल रहे हैं कि नहीं, कर्जा तो नहीं बढ़ रहा है। तो इस बारे में क्या देखा आपने? देखिए, कर्ज तो जो उसका रफ्तार है बढ़ने की वो तो लगातार बढ़ रही है। जिस समय राज्य 2000 में बना उस समय राज्य पर 9,000 करोड़ का कर्जा था। आज के दिन पर वो कर्ज 2024-25 आते आते 94,000 करोड़ रुपया हो गया है, और 2026-27 का अनुमान है कि वो 1,04,000 करोड़ रुपया हो जाएगा वो कर्ज। बजट 1,10,000 करोड़ रुपया है या 1,11,000 करोड़ रुपया है, उसकी खूब महिमा गान उसका हो रहा है कि इतना बड़ा बजट का आकार हो गया है। लेकिन 1,11,000 करोड़ बजट का आकार होगा और 1,04,000 करोड़ रुपया कर्ज हो जाएगा, तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। और राज्य के पास चूंकि अपने कोई संसाधन नहीं है, और भाजपा के राज में भले डबल इंजन को उपलब्धि बताया गया हो, लेकिन दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी संसाधनों पर क्योंकि केंद्र का ही कब्जा है, और बाकी राज्य तो केंद्रीय अंश में से अपने लिए संसाधन जो राज्य का अंश है केंद्र से मांगने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, मुख्यमंत्री ये भी नहीं कह सकते। इसके अलावा एक और चीज बड़ा एक जिक्र उसमें एप्पल मिशन का भी, कि एप्पल मिशन को लेकर के क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या तमाम बातें हैं। तो एप्पल मिशन को लेकर के अभी 3-4 महीना पहले ही अक्टूबर नवंबर 2025 में यहाँ के जो
एप्पल उगाने वाले किसान हैं, सेब उगाने वाले किसान हैं, वो सड़क पर थे कि सरकार ने 3-3, 4-4 साल से उनकी सब्सिडी तक नहीं दी है। और अब जब ये ट्रंप के साथ समझौता हो गया है, जो भारत की अमेरिका के साथ डील हुई है, उसके बाद तो पहले से ही कहा जा रहा है कि यहाँ के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, यहाँ के जो सेब उत्पादक हैं, वो मुश्किल में होंगे, उनकी आजीविका मुश्किल में पड़ेगी। तो इसलिए ये सब तमाम बड़ी बड़ी डींगे हैं। इसके अलावा एक और चीज पर मैं जरूर, दो चीजों पर और मैं जोर देना चाहता हूं जो उस बजट भाषण का हिस्सा है। उसमें एक तो इस बात का जिक्र है कि भाई उत्तराखंड जल विद्युत निगम के तहत और कितनी परियोजनाएं पूरी हुई, जल विद्युत परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। उसमें सतलज जल विद्युत निगम जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसने 2 परियोजनाएं 3 परियोजनाएं बना दी हैं। उसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन परियोजनाओं का पूरा होने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार सृजित हुआ है। कितना हुआ है, बजट जैसे दस्तावेज में उसका कोई जिक्र नहीं। दूसरी बात उसमें कही गई है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य को 12% बिजली मुफ्त मिल रही है। कल ही ये भी हुआ है कि भाई राज्य में बिजली महंगी होने जा रही है। जब जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य को बिजली मिल रही है, मुफ्त भी मिल रही है, राज्य की जमीन पर वो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, तो फिर राज्य के बाशिंदों को महंगी बिजली क्यों खरीदनी पड़ रही है। और दूसरा सवाल इसमें यह है कि 12% ही क्यों, सब तबाही उत्तराखंड झेलेगा। उत्तराखंड के लोग जमीन से उजाड़े जाएंगे, विस्थापित होंगे, अपनी जमीनें गंवाएंगे, सब कुछ वो झेलेंगे। और अंततः 12% बिजली सरकार को मिलेगी, राज्य को मिलेगी। इसका मतलब है कि 88% बिजली बनाने वाली कंपनी, परियोजना बनाने वाली कंपनी बेचेगी। तो कंपनी के मुनाफे के लिए, ताकि कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो सके, इसके लिए तबाही की मार भी हम झेलेंगे और महंगी बिजली भी हम खरीदेंगे। ये तो नहीं होना चाहिए। एक और इसमें बात है कि रिवर फ्रंट्स का बड़ा जिक्र किया गया है। तो ये रिवर फ्रंट्स क्या है, तो आप बद्रीनाथ से लेकर के और किसी और जगह चले जाइए तो ये रिवर फ्रंट्स एक तरह से नदियों में ईंट गारा भरने की परियोजनाएं हैं, जिसमें ठेकेदारों का फायदा होता है, ठेकेदारों का मुनाफा होता है, लेकिन नदियों का ओवरऑल नुकसान होता है। तो ये जिनको विकास कहा जा रहा है, एक तरह से प्रकृति और पर्यावरण के विनाश का इंतजाम इसके जरिए किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस बजट की दशा दिशा आप इस रूप में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिएगा। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सत्य के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।